You are watching Health Matters and I'm your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Shashank Gupta, who's a nephrologist and a kidney transplant physician at Hind Institute of Medical Sciences. Welcome to the show, sir. Thank you. आज के टाइम पे ये देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट हर किसी को या हर घर में किसी ना किसी को किडनी के इश्यूज आ रहे हैं. तो एक तो कैसे डायग्नोस किया जाए या कैसे पता चलता है बिना अगर हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं या कोई टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो हमारी बॉडी ऐसी क्या सिम्टम्स देती है जिससे हमें पता चलता है कि हमें किडनी इश्यूज हो रही है? सबसे पहले तो मैं ये आपका जो सवाल था कि आजकल के जो किडनी के हेल्थ इश्यूज़ हैं क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा. बिल्कुल. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, तो हमारी जो लॉन्गेविटी है लाइफ की वो भी बढ़ रही है और हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज भी बढ़ रही हैं, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस विच पीपल आर डीलिंग विद. ऑल्सो एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन है. वी आर लाइक वी unknowingly or knowingly are consuming lot of toxins which are around us, and some में preservatives है, fruits or vegetables. So all these are factors which have led to rise in kidney diseases. हमारा इसी सब कारणों से lifestyle factors जो हैं, हमारे जो खान पान में जो अनियमितता है उसकी वजह से हमारा किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. और फिर आपका दूसरा सवाल है कि अगर किडनी की पता कैसे चले. अर्ली डिटेक्शन इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्योर. अगर हमें पहले पता चल जाता है तो हमें जो टाइम लीड मिलता है उसमें हम बीमारी को पहले डायग्नोस करके हम उसे क्योर, इफ़ नॉट 100% वी कैन क्योर इट मोर देन 90% केसेस में हम उसे क्योर कर सकते हैं. तो जब भी किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो साधारण सी बात है, उसको भूख कम लगेगी. हो सकता है कि उसके पैरों में सूजन आना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पेशाब में किडनी की परेशानी में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है. साथ ही पेशेंट को ऐसा भी लग सकता है कि उसे वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन करेगा उसका. पेशाब में कई बार प्रोटीन ज़्यादा जब मात्रा में आने लगता है तो झाग उत्पन्न होने लगता है, फ्रॉदिंग ऑफ यूरिन जिसे बोलते हैं. कई बार पेशाब कम भी होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से शरीर में सूजन बढ़ना शुरू हो जाती है. और कभी कभी पेशेंट को लगता है कि पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब का रंग बदल गया है, लाल या गंदे कलर का यूरिन बन रहा है. तो ये सारे लक्षण हैं. अगर ये शुरुआत में कई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, राइट, मोस्टली तो हम चेक भी नहीं करते कि हमारे यूरिन का क्या कलर है. तो अगर डिजीज़ अगर एडवांस स्टेज में, अगर मॉडरेटली एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो शरीर में खून की कमी भी हो जाती है. काफ़ी लोग को ये नहीं पता है कि हमारे शरीर में जो खून बनने की प्रक्रिया है उसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल है. किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं, और उसकी वजह से भी हमारा खून बनता है, उसमें सहायता मिलती है. तो जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तो ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होने लगता है और फिर खून की कमी हो जाती है. तो कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनके पास खून की कमी होती है, वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, लोग खून बनने में मदद करने वाली दवाइयाँ देते रहते हैं, बट कोई किडनी का टेस्ट नहीं कराता है. राइट. तो उस वजह से डिजीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच के हमारे पास जब पेशेंट आता है तो पता चलता है कि अब ये तो इर्रिवर्सिबल स्टेज में पहुंच चुका है और शायद फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है. दूसरी बात, एक और भी लोगों को नहीं पता है कि किडनी हमारी बोन हेल्थ में भी हेल्प करती है, मतलब बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हेल्प करती है, विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करती है. तो अगर ये डिजीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और विटामिन डी डेफिशिएंसी भी शुरू हो जाती है. और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में कई बार आपने सुना होगा रिकेट्स, हड्डियों का टेढ़ा होना या ग्रोथ रिटार्डेशन. तो इसमें भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं और इधर डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बट उनको लगता है कि हड्डियों की कमज़ोरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाते हैं, बट वो किडनी के टेस्ट नहीं कराते हैं. तो फिर बच्चों में अगर हड्डियों की समस्या आ रही, ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, तो हमें फिर भी किडनी फंक्शन टेस्ट कराने, क्योंकि किडनी फिर हमारी बोन हेल्थ को देखती है, और अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज फंक्शन में है तो बोन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. तो ये सारे मोटा मोटा लक्षण हैं, मतलब जिसको अगर पेशेंट को लगता है कि हमारे में खून में कमी हो रही है या पैरों में सूजन आ रही है, पेशाब कम हो रही है या हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, बच्चा ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है उसका, तो हमें रूटीनली किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि हम बोलते हैं यूरिया क्रेटिनिन, और एक यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, और इसके बाद अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो हमें एक अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिसमें कि हम किडनीज को देख सकें. तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन. और ये इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट हमें कितने टाइम पे कराते रहना चाहिए? If you are fit and fine, तो once in a year is good. enough. If you are suffering from some kind of disease, like जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आप 6 monthly कराएं तो बेटर रहेगा. ओके.
हमारी लाइफस्टाइल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट इस तरह के इश्यूज आए ही नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी टेल टू द पेशेंट व्हेनेवर एनी पेशेंट कम्स टू अस। सबसे पहला काम है कि अपनी डाइट को आप देखें तो आपको खाने में अत्यधिक मात्रा में नमक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, फास्ट फूड का कंजम्पशन कम से कम रखना चाहिए, खासकर बच्चों को प्रमोट नहीं करना चाहिए फास्ट फूड, क्योंकि उसमें एडेड आपके कोलेस्ट्रॉल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है जिससे वेट गेन होता है। ये सारी चीज़ें हैं तो आपको बाद में किडनीज पे असर डालती हैं। फास्ट फूड में यहाँ पे अभी का जो चीज़ है, बच्चों की जिस तरह की टेस्ट डेवलप हो गई है, तो पिज़्ज़ा बर्गर ये है। एक तो हुआ कि आप पिज़्ज़ा बर्गर मैकडोनल्ड्स और बाकी जगह से कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, और एक है कि घर में बना के खा रहे हैं। तो घर में बना के खाना हेल्दी है कि वो भी अनहेल्दी है? अगर घर में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इज़ बेटर देन आउटसाइड, बट स्टिल अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पे हमें ध्यान देना चाहिए कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब चीज़ें कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीज आर एम्प्टी कैलोरीज विच स्टिल आर गोइंग इनटू योर बॉडी। और जब भी आप ये बेक्ड अवन में सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारे कुछ फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं, हेल्दी चीज़ों भी टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाती है विच यू आर कंज्यूमिंग इट। तो if you are consuming by making it at your home, the frequency should not be very high. तो you should promote। बच्चों को शुरू से ही अगर हम कंडीशन कर देते हैं तो आगे चल के फिर उनकी वैसे ही ट्रेनिंग हो जाएगी। तो अगर हम शुरुआत में ही लोगों को बोल दें कि ये इतनी हेल्दी चीज़ें नहीं है, कोला, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, फ्रेंच फ्राइज, तो दीज आर ऑल एम्प्टी कैलोरीज, आपका वेट गेन भी कराते हैं बच्चों का। तो ओबेसिटी इज़ अनदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। राइट। तो एक तो फूड हो गया आपका, फूड हैबिट्स को हमें सुधारना चाहिए, एंड देन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ओबेस नहीं भी है तब भी मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 5 days in a week 30 minutes एटलीस्ट डेली मिनिमम एटलीस्ट करना चाहिए। इवन इफ़ यू आर हेल्दी, फिट एंड फाइन, देन ऑल्सो अगर आपको, लेकिन अगर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, देन इट्स अ मैंडेटरी थिंग विच यू शुड। तो आपको डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी लाइक डूइंग एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग है, टोबैको है, these are very detrimental to the health, and especially what I say to the kidney patient, these are basically poison for you. So you are committing a kind of suicide. If a patient is having a kidney disease and he is still consuming tobacco, he is still consuming alcohol, so basically he is committing a kind of suicide. So ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे। एक वेज और नॉन वेज फूड का जो कॉन्सेप्ट है, उससे भी किडनी पे इम्पैक्ट पड़ती है? तो जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि फूड में एज सच प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बट व्हेन वी कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड, इट टेंड्स टू बी हैविंग मोर ऑफ सॉल्ट, मोर ऑफ ऑयल, मोर ऑफ स्पाइसेस, और जो कुकिंग पैटर्न होता है उसमें हमारे जो कई बार जो टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो इफ़ यू आर कंज्यूमिंग नॉन वेज डाइट विद लेस ऑफ सॉल्ट, लेस ऑफ ऑयल, देन इट्स गुड। स्टीम्ड हुआ और आपका बेक्ड हुआ है। And another problem with the non-veg diet is that, especially in kidney patients, is that what we tell to the chronic kidney disease patient, that you have to consume less of protein. So low protein diet, an average Indian vegetarian diet is already a low protein diet. So you don't have to do anything extra. But when you talk about Western culture and about non-veg diet, so it has a lot of high protein diet. So that is what you have to avoid, especially if you are a non-veg consumer. So I would prefer कि आप red meat avoid बिल्कुल करें। So red meat should not be taken. Fish, chicken, eggs without white are good for health. But especially in kidney patients, you have to curtail the amount, because if you consume high protein diet, then it would be detrimental to your kidneys. एग वाइट और एग योक का एक जो कॉमन मिथ है कि जैसे कि एग योक इज प्रोटीन, सो यू शुड, कुछ कहते हैं एग योक हटा के खाओ, कुछ कहते हैं एग वाइट हटा के खाओ। Egg yolk also has a lot of nutrients, but when you talk about protein, it's only in the egg white. And the white portion is mainly the protein, and yellow has a lot of fat. So when we advise low fat diet, so you have to take out that yellow part. कितने तरह के किडनी डिजीजेस अभी प्रेवलेंट है, या कुछ जो कॉमनली प्रेवलेंट डिजीजेस हैं जिससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए।
किडनी डिजीज़ेस तो मतलब बहुत से तरीके की होती हैं, जैसे कि हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ किडनी। क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मतलब हुआ कोई भी परेशानी अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है और वो मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड है तो हम उसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ लेबल कर देते हैं। और वर्ल्ड ओवर, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड ओवर, जो डायबिटीज़ है इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़। उसके बाद आपका हाइपरटेंशन आता है और सारी बीमारियां हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मतलब किडनी में सूजन अगर आम भाषा में बोलें, किडनी में स्टोन, और उसके बाद ड्रग्स रिलेटेड किडनी डिजीज़ेस, कुछ कंजेनाइटल डिजीज़ होती हैं, मतलब कि बचपन से ही बीमारियां किडनी की हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ेस हैं, बट जो लीडिंग कॉज है वो है डायबिटीज़ एंड दैट इज़ फॉलोड बाय हाइपरटेंशन। ओके, ठीक। एट हिंद इंस्टीट्यूट आजकल हमारे पास ऐसे क्या टेक्नोलॉजी है या किस तरह से हम डायग्नोज करते हैं दैट पेशेंट शुड कम हियर एंड वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ सर्विसेज टू देम? हिंद इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है फुली कंप्लीट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हर तरह की किडनी परेशानियाँ हैं उनका इलाज होता है। हमारे पास जैसे हम किडनी बीमारी डायग्नोस करने के लिए किडनी बायोप्सीज करते हैं, और हमारे पास डायलिसिस की सुविधा है। डायलिसिस भी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे हीमोडायलिसिस ब्लड बेस्ड थेरेपी है, वो भी अवेलेबल है हमारे पासे। पेरिटोनियल डायलिसिस विच इज़ वाटर बेस्ड थेरेपी, जो कि घर बैठे बैठे हो सकती है, उसकी भी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में है। साथ ही जो थर्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी है जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, हमने रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया अपने हॉस्पिटल में। हमने एक अपना रिसेंटली डेवलप्ड किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि हम पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी दे सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द मॉड्यूलर ओटीज एंड अदर फैसिलिटीज़ वी कैन प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ टू आवर पेशेंट्स एंड दैट टू एट वेरी लो कॉस्ट। इवन द पुअर पेशेंट्स हु हैव आयुष्मान कार्ड्स, तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम उनका किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड, if they come here, they can avail free kidney transplant provided they have the eligible donor. Okay. अच्छा, डोनर उनके पास होना चाहिए, एलिजिबल डोनर। किडनी ट्रांसप्लांट भी आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है। कुछ बैड प्रैक्टिसेस भी हैं, आई थिंक तुरंत डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर देते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि इंसान डरता है कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर हो रहा है या किडनी हटा दिया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो मिथ्स है कि किडनी ट्रांसप्लांट कितना सेफ है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, या क्या इश्यूज आते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट किसको ज़रूरत होती है। राइट। तो इसमें क्या होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक। एंड हमें जिनको डायलिसिस के बारे में हम जिसको बताते हैं, स्टेज 5 का मतलब ये हुआ कि किडनी 10% से कम काम कर रही है। ओके, मतलब 90% खराब हो चुकी हुई है। और ऐसी स्टेज में हम किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के लिए पेशेंट को प्रेरित करते हैं कि आप करिए, क्योंकि आपका जो 10% जो फंक्शन है उससे आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो मेनली स्टेज 5 पेशेंट्स जो होते हैं उन्हीं को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाता है। अब जब पेशेंट की स्टेज 5 पहुंच जाता है तो उसके पास मेजरली 3 ऑप्शंस हैं, या तो हेमोडायलिसिस करा सकता है वो, या तो पेरिटोनियल डायलिसिस करा सकता है, और या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है। सो व्हेन पेशेंट्स कम टू मी, स्पेशली इफ दे आर यंग पेशेंट्स, young in the sense like less than 50 years, and if they are like between 20 to 30 years, then I say कि hemodialysis is only a bridge to transplant. आप डायलिसिस से पूरा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो। और डायलिसिस कितने ड्यूरेशन पे होता है? डायलिसिस तो मैडम ट्वाइस वीकली या थ्राइस वीकली शेड्यूल होता है। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ट्वाइस वीकली, बट द आइडियल फॉर्म ऑफ थेरेपी इज थ्राइस वीकली। और डायलिसिस के जैसे आपने बोला, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस जो कि हम इंस्टीट्यूशन में करते हैं, और पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें एक पेट में कैथेटर डाल देते हैं, और उसके बाद वो पेशेंट ट्रेनिंग लेने के बाद घर बैठे बैठे भी अपनी डायलिसिस कर सकता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हॉस्पिटल आना बार बार पसंद नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार, और वो सेल्फ केपेबल हैं या उनके घर में फैसिलिटीज़ हैं कि कोई दूसरा भी उनका अगर डायलिसिस कर सकता है। बट ये लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता, एंड ऑफ द टाइम आपको ट्रांसप्लांट कराना है। यही आपको समझना है मैम कि अगर यंग पेशेंट है तो who is between 20 to 40 years or 50 years, then the best form of therapy is kidney transplant, because dialysis would not give him so much of longevity that he would lead a normal life. So what we advise the patient is you start undergoing dialysis, and in the meantime search for an eligible donor, get a workup done, and then proceed on to kidney transplant.
अगर पेशेंट कई बार होता है कि 65 ईयर्स, आइडियली व्हाट वी प्रैक्टिस इज लाइक एनीबडी हु इज लाइक बिटवीन 65 to 70 ईयर्स एंड ही इज विलिंग फॉर टू अंडरगो किडनी ट्रांसप्लांट, वी डोंट डिनाई हिम. Okay. We can still go ahead with the kidney transplant provided he is fit for surgery and his donor is also fit for surgery. But sometimes अगर patient है, old है, around 65 है, 60 years है और उसको लगता है कि नहीं मुझे आगे डायलिसिस ही पे रहना है, किडनी ट्रांसप्लांट में उसे डोनर नहीं मिल पा रहा, देन वी से कि ठीक है अगर आप थ्राइस वीकली डायलिसिस कराते हैं तो वी कैन गिव यू अ लॉन्ग इनफ लाइफ सो दैट यू कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द आइडियल सिचुएशन जिसमें कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स किस में ज़्यादा हैं, किस में लॉन्गर लाइफ आपको मिल सकती है, किस में नियर नॉर्मल लाइफ मिल सकती है, तो देन इट इज़ डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट. ओके. एंड कैन वी लिव ऑन वन किडनी? लाइक हाउ लॉन्ग कैन वी लिव ऑन वन किडनी? God has made us in such a way that even if you are born with a single kidney, you can still lead a normal life. Good and हाँ. So दूसरा मिथ जो लोगों में रहता है कि अगर मैं अपनी किडनी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा. So when we work up a donor, so we find out, we do a battery of tests on him. Okay. So when we take care of a kidney transplant patient, our donor is more precious to us rather than the patient who is undergoing kidney transplant. We don't want the donor to suffer. Right. So we subject him to battery of tests so that we make sure that once he gives his kidney to his family member, then he should also lead a normal life. Right. So मैं सारे पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि जो डोनर का है वो ज़्यादा प्रेशियस है मेरे लिए पेशेंट से. मैं आपकी किडनी अगर ले रहा हूँ तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि आप एक नियर नॉर्मल लाइफ किडनी देने के बाद आप जीते रहें. अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट आता है या टेस्ट में अगर 1% भी डाउट रहता है तो वी रिजेक्ट द डोनर. सो दैट इज़ द केस. So donor has to be 100% fit to donate the kidney. Even if he is 99%, we don't take the donor. Okay. एक सिनेरियो अगर ये है कि से आई हैव 2 kidneys and one is not functioning fine, तो उसमें भी ये होता है कि एक तो चल रही है बट सेकंड को हमने रिप्लेस कर दिया. No, that is not the case. Okay. सी अगर एक किडनी फंक्शन नहीं भी कर रही है, मैंने जैसे आपको बोला कि दूसरी किडनी कैन टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द एंटायर. सो until unless both my kidneys are damaged, I will not go for a transplant. Yes. Okay. Interesting. As you said कि donor health is very important and बहुत बार ये होता है कि हम इमोशनल ग्राउंड्स पे, मेंटल पर्सनल ग्राउंड्स पे हम डोनेट करना चाहते हैं बट वी आर वेरी स्केप्टिकल कि भाई सही में हमारी लाइफ अच्छी हो पाएगी कि नहीं. बट यू आर सेइंग कि यू इंश्योर कि भाई डोनर का हेल्थ अच्छा रहे. तो इफ एज अ डोनर आई हैव गिवन 1 kidney, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस शुड आई टेक इन माई लाइफ so that my life goes on well? Yeah, that's a very good question. अगर आपने किडनी डोनेट करने का मन बना लिया है तो उसी दिन से आपको ये ठानना पड़ेगा कि मुझे अब से बिल्कुल ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है. पहले भी और बाद भी किडनी डोनेट करने से आपके बॉडी में कोई ऐसा चेंज नहीं आने वाला जिससे आपको ये महसूस हो कि पहले मैं तो अच्छी थी और अभी देने के बाद से मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी आ गई है. एज आई सेड अर्लियर कि अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा तो वी कैन गेस इट विद द नंबर ऑफ टेस्ट विच वी वुड सब्जेक्ट यू टू. और अगर ऐसा कुछ आने वाला होगा तो हम ऑब्वियसली आपको डोनर नहीं बनाएंगे. तो किडनी डोनेट करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही रहने वाली जैसे किडनी डोनेट करने से पहले है. बट आपको जैसा आपने पूछा कि हमें लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज, डाइट रिस्ट्रिक्शंस, और दूसरी बात ये है कि वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स टेकिंग अनवांटेड मेडिकेशंस. मतलब अपने आप से कोई भी दवा नहीं लेनी है. यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट. एटलीस्ट व्हाट वी प्रेफर इज दैट आफ्टर डोनेशन हम इनिशियली पेशेंट को वन मंथ पे देखते रहते हैं और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस जैसे हो जाए, टाइम प्रोग्रेस होता है तो हम उसको 6 मंथली एंड देन ईयरली फॉलोअप करते रहते हैं. तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो आपको किडनी डोनेट करने के बाद आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, सो दैट आपके रूटीन टेस्टिंग होती रहे और अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ये सब मॉनिटरिंग आपको घर पे ही करते रहना है, तो जिससे कि अगर कोई समस्या हो तो हम उसको तुरंत ही एड्रेस कर सकें. राइट. आपने कहा कि दवा अपने से नहीं लेना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे वो फीवर हो, कफ एंड कोल्ड हो, तो हम ओवर द काउंटर वाले जाके मतलब मेडिकल शॉप को बताते हैं हमें ये इशू है, उसने दवाई दे दी और हम ये कंज्यूम कर लेते हैं. प्रैक्टिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड स्पेशली फॉर द किडनी डोनर्स. मैं जो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, इफ़ यू हैव फीवर और पेन, यू सिंपल ड्रग इज़ पैरासीटामोल. अगर आपको इससे ऊपर की दवा लेने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए. तो पैरासीटामोल यू शुड ऑलवेज कीप इन योर पॉकेट. एंड
एंड अगर आपको लगता है कि बुखार आ रहा है, दर्द आ रहा है, दैट इज़ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन व्हाट वी कैन एडवाइस ओवर द काउंटर। और इससे ऊपर की जरूरत पड़ रही है देन यू नीड टू कंसल्ट योर। एंड आई थिंक इससे ऊपर की जरूरत एक नॉर्मल इंसान जिसको किडनी इशू नहीं है उसको भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सम और द अदर इम्पैक्ट द मेडिसिन इज गोइंग टू हैव ऑन यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर शशांक फॉर शेयरिंग सच informative knowledge with us. Here's wishing you good luck and see you soon. थैंक यू, नमस्कार।